हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस जो कांस्टेबल है उसकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको एक सीरीज़ के रूप में स्टार्ट किया है हमने। इसमें हम जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जितने भी 10 वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं। तो ये पार्ट 2 है। इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। उसके बाद यही ये वीडियो आप देखेंगे जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस को देखा था और आज फिर हम 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आपको एक बात मन में बैठा लेनी है कि आपको सेटिंग के भरोसे नहीं बैठना है, आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक से रिकमेंड ज़रूर कर दें, जिससे हमें हमसे ज़्यादा लोग जुड़ सकें और जो हमारा कंटेंट है उससे लाभ लेकर हम जो अपनी जॉब है वो सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम का QR कोड है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ने जो पिछला वीडियो है जो आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अग्निशामक का जो पेपर था जो 27 मार्च 2022 को 2 शिफ्ट में हुआ था, तो उसका पहला शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और उसमें 20 क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। ठीक है, पार्ट 1 में। आज हम उसके बाद अगले 20 क्वेश्चंस को देखेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे, लगभग 5 पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, मैं छोटे छोटे वीडियोज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको देखने में इसे आसानी होगी। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 21 से चलिए शुरुआत करते हैं कि प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन कौन सा है। ठीक है, किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए जो उत्पादन के लिए ज़रूरी होता है वो क्या क्या चीज़ होती है, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप हो लिए उद्यमिता जिसे बोलते हैं, ज्ञान चाहिए, उसके बाद पूंजी चाहिए, उसके बाद श्रम चाहिए और उसके बाद भूमि चाहिए। ये चारों चीज़ है जो ज़रूरी होता है किसके लिए, वो किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए ये चारों चीज़ें ज़रूरी होती है। भूमि की ज़रूरत होती है, यदि आपके पास लैंड नहीं रहेगा तो आप कैसे कर पाओगे। लैंड हो गया तो आपके पास लेबर की ज़रूरत हो, लेबर जब हो गया तो लेबर को जो वेतन देने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत हो, आपके पास पूंजी की ज़रूरत हो, और किसी जो उद्योग है आप लगाना उसके चाल रहे हैं तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी तो चाहिए, आपके पास ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें ज़रूरी होती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में भारत में कौन सा उपलब्धता है, तो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में भारत में क्या है उपलब्ध, तो वो श्रम है। ठीक है, लेबर भारत में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर बनेगा। उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है, आप देख सकते हो जो चीज़ें मैंने बताई। जो भारत की जनसंख्या है जो काफ़ी अधिक है, जिसके कारण से यहाँ लेबर जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट सवाल है वो हिंदी से है। आपको पता होगा कि हिंदी के भी सवाल आप में पूछे जाते हैं। तो अग्नि का विशेषण हमको बनाना है। अग्नि जो है वो कौन सी है, तो अग्नि एक संज्ञा है। ठीक है, इसका विशेषण हमको बनाना है। तो अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आग्नेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आग्नेय होता है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा में हम सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। वो कई कैटेगरीज में विशेषता बतलाता है, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम, इन सब में विशेषता बतलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि पूछा जा रहा है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, जो चुनाव भारत सरकार करवाती है, तो आप जानते होंगे कि आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग की चर्चा है भारत में। एक भारत में जो चुनाव है वो चुनाव आयोग जो है वो संवैधानिक संस्थान है। तो उसी में जो आपको ये पता होगा कि जो महिला निर्वाचन आयुक्त आपसे पूछा रहा है कि कौन सी होती है। आप जानते होंगे कि जो निर्वाचन आयुक्त होता है एक मेन होता है। ठीक है, एक मेन निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 उसके हेल्प के लिए निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये लगभग 2 बार बंद हो गया था, लेकिन अभी जो हाल ही में ये 1990 से ये फिर से स्टार्ट हो गया है। तो आप ये बात याद रखेंगे, 1990 से फिर से ये 3 सदस्यों का एक पैनल होता है जिसमें एक हेड होता है और 2 सबऑर्डिनेट होते हैं, नीचे उसके 2 होते हैं। ठीक है, तो हमसे जो सवाल है वो स्टैटिक पूछा जा रहा है कि प्रथम महिला कौन है। ठीक है, तो जो प्रथम महिला जो है वो उनका नाम है VS रमा देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी VS रमा देवी। यदि आपसे पूछे कि प्रथम पुरुष कौन है, ये आप जानते होंगे, जो प्रथम थे वो पुरुष ही थे। तो प्रथम सुकुमार सेन आपको याद होगा। ठीक है, सुकुमार सेन आपने पढ़ा होगा और आपको आशा करता हूँ कि आपको याद भी होगा, तो आप इसे याद रख लें। मीरा कुमार आप जानते होंगे कि ये जो प्रथम जो लोकसभा की अध्यक्ष महिला जी थी वो मीरा कुमार ही थी। ठीक है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे उसके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, आप इसे पढ़ के एक्सप्लेनेशन के लिए देख सकते हो इसे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। ठीक है, ये एक साम्यवाद एक शासन की प्रक्रिया होती है, समाजवाद या साम्यवाद। ठीक है, तो समाजवाद का परिणति मतलब एक ऊंचा, सबसे ऊंचा यदि समाजवाद है तो समाजवाद का सबसे पीक यदि पहुंचेंगे हम तो वो साम्यवाद कहलाएगा। ठीक है, वो साम्यवाद कहलाएगा। तो साम्यवाद का उदय आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ हुआ था, तो वो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, जो साम्यवाद है ये परिणति है समाजवाद की, आप परम परिणति है। आपको मैंने जैसा कि बताया ये परम परिणति है। इसमें जो समाज साम्यवाद में होता है कि भारत की भारत बोल रहा हूँ, किसी भी देश की जो राजनीतिक संस्थाओं के विश्लेषण एवं मूल्यांकन, ठीक है, विश्लेषण एवं मूल्यांकन तथा मानव की पहचान तथा उसके कल्याण के लिए समुदाय के महत्व पर जोर दिया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, समुदाय के महत्व पर जोर दिया जाता है। ठीक है, साम्यवाद के अनुसार सार्वजनिक निर्णय लेने का वांछनीय लक्ष्य एक स्वस्थ समुदाय है। ठीक है, इसमें समुदाय पे मेन फोकस किया जाता है, ना कि किसी व्यक्तिगत पे। ठीक है, किसी व्यक्तिगत पर्सनल पे नहीं होता है। एक पूंजीवाद आप सुने होंगे। ठीक है, पूंजीवाद में होता है कि जो जिसके पास ज़्यादा पूंजी होती है उनकी बातें सुनी जाती है, लेकिन साम्यवाद में जो होता है वो सार्वजनिक जो निर्णय होते हैं उनके लिए ये बना होता है। ठीक है, वो सार्वजनिक जो समाज है, समुदाय है, उस पर निर्णय लिए जाते हैं, उनके हित के लिए काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो इजी होता है, जैसे भी आपको ये इधर 2 दिख जाए और आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए x बराबर 1, तो x बराबर 1 रखिएगा तो यहाँ भी 1/1 1 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ भी हम 1 रखेंगे तो 1 1 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा 2। ठीक है, तो ये आसान सवाल होते हैं, आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकों की तुलना में साहूकारों के द्वारा वसूली जाने वाली जो ब्याज की दर होती है वो क्या होती है, कम, समान, थोड़ी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर डी होता है, ये बहुत ज़्यादा होती है। आपने पुरानी जो फिल्में हैं उसमें देखा होगा कि साहूकार का कितना रोल होता था उस फिल्म में। ठीक है, पुरानी फिल्मों में साहूकार का काफ़ी रोल होता था, वो काफ़ी उच्च दरों पे ब्याज देते थे और जिससे वो जो किसान होते थे या कोई भी गृहस्थ होता था वो उस कर्ज में उसके कर्ज में डूबा रहता था। और मूलधन की क्या बात, मूलधन तो छोड़ ही दीजिए, वो हमेशा उसका सूद जो होता था उसे चुकाने में उसका जीवन चला जाता था और अंत में उसकी जो ज़मीन होती थी उसे साहूकार के द्वारा हड़प लिया जाता था। ये आपने ये फिल्मों में भी देखा होगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो वहाँ भी आपने इसे ज़रूर पढ़ा होगा। तो वो साहूकार जो होते हैं वो ऋण बहुत अधिक जो दर है उस पे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वो चीज़ें लिखी हुई भी मिल जाएंगी कि बैंकों की तुलना में साहूकार को द्वारा वसूले जाने वाली जो दर होती है वो बहुत अधिक होती है। साहूकार जो होता है वो क्या है, तो वो एक समूह या व्यक्ति है जो कर्ज मुहैया कराता है। ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा नहीं, लेकिन कोई एक व्यक्ति होता है जो कर्ज मुहैया कराता है। आप अपने अगल बगल में भी देखा होगा कि ऐसे लोग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं। ठीक है, तो ये होती है। ठीक है, ये कोई वित्तीय संस्था नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स, ठीक है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स जब होके गुजरती है जल के अणु की जब गति, तो उसे क्या कहते हैं, तो वो परासरण कहलाती है। इसको इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो परासरण कहलाता है। ठीक है, परासरण है क्या, ठीक है, ऑस्मोसिस है क्या। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल का जो अणु होता है, मतलब ये एक मेम्ब्रेन्स लगा हुआ है, यहाँ से ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ से कुछ चीज़ें पास हो सकती है, कुछ चीज़ें नहीं पास हो सकती है। ठीक है, कुछ चीज़ें तो पास हो जा रही है लेकिन कुछ चीज़ें आप नहीं पास हो रही है, इस झिल्ली से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यही सेलेक्टिव प्रिविलेज जो पारगम्य में जो झिल्ली होती है उसका मतलब होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो लो डेंसिटी लो कंसंट्रेशन से जल जो होता है उच्च सांद्रण से कम क्षेत्र वाले जन सांद्रण की ओर बढ़ती है। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर इसमें वाटर जाता है। ठीक है, या ये ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर मतलब चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वो काली हो जाती हैं, क्योंकि उन पे किस चीज़ का परत जम जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर सल्फाइड।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसे याद रखेंगे, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, जो काले रंग की जो परत जमती है चांदी पे, ठीक है, वो सिल्वर सल्फाइड कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आपको सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसे हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है, ये भी आप बात याद रखेंगे। और जो हॉर्न सिल्वर है इसका जो उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग फोटो क्रोमेटिक कांच बनाने में इसे किया जाता है, फोटो क्रोमेटिक कांच बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद आपको सिल्वर नाइट्रेट है, ये आपको याद होगा। आप जब मतदान देते हैं तो आपके जो उंगलियों पे निशान लगाया जाता है वो किससे लगाया जाता है, तो वो सिल्वर नाइट्रेट से ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी से पूछा गया है कि एक कविता है जिसका नाम है हिरोशिमा। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, नागार्जुन, गजानन, माधव मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इन्हें अज्ञेय भी कहा जाता है, ये आप जानते होंगे यदि आपने अच्छे से हिंदी पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या फिर अज्ञेय भी आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, सिर्फ अज्ञेय भी मिल जाएगा। तो ये हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप जान लें कि हिरोशिमा जो कविता के रचयिता हैं वो अज्ञेय हैं। ठीक है, 1959 में इनका एक प्रकाशित हुआ था किताब, जिसे अरि ओ अरुणा प्रभा मैं काव्य का संग्रह था, इसी में इस कविता का रचना किया गया था। कौन सी जो बुक है उसमें, तो अरि ओ अरुणा प्रभा मैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखने को आपको मिल रहा है कि वो है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। ठीक है, जो डेमोक्रेसी होती है वो उसमें जो अंतिम लास्ट पावर होता है वो किसके पास होता है, तो आप जानते हैं वोटिंग का पावर जनता के पास होता है, तो वो लास्ट पावर जनता के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, लोकतंत्र की जो अंतिम सत्ता होती है वो जनता में ही निहित होती है। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता जो है वो अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन करती है, जैसा भारत में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो आपको ये जो चीज़ें वो देखने को लोकतांत्रिक गणराज्य में देखने को मिल जाएगा। अंतिम सत्ता किसके पास होती है, तो वो जनता के पास होती है। अब यदि हमको 5 वर्षों में अच्छा नहीं लगेगा कोई शासन, तो उसे हम अगली बार वोट नहीं देकर उसे सरकार से हटा देंगे। ठीक है, तो ये आप इसे आपने हमारे देश में भी इसे फिल किया होगा, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूरभंज खान है, ये कहाँ पाई जाती है और किसके लिए जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा रहा है किसके लिए जानी जाती है, तो ये मयूरभंज जो है आप जानते होंगे कि ऑप्शन नंबर सी लॉ एस्क के लिए मयूरभंज काफ़ी फेमस है। मयूरभंज जो है वो कहाँ है, तो मयूरभंज एक लॉ एस्क के क्षेत्र है, जो कि कहाँ पे आपको स्थित मिल जाएगा, तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे जो चट्टानें होती हैं उनसे धात्विक जो चट्टानें होती है उनसे लोहा निकाला जाता है। ये कौन कौन सी चट्टानें होती है, तो चट्टानों का यदि आप क्रम जानते होंगे तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और धारवाड़ के क्रम की चट्टानों को जो अवसादी एवं अग्नेय चट्टान शैलों में जो होते हैं उन्हीं में आपको जो लोहा है उसको मिलता है। ठीक है, लोहा जो मिलता है वो कैसे मिलता है, तो लोहा एक रॉ मटेरियल के रूप में आपको मिलता है। ठीक है, तो लोहा अयस्क के रूप में मिलता है। और कौन कौन से अयस्क होते हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सेडेराइट और लिमोनाइट। ये इंपॉर्टेंट 4 अयस्क होते हैं, इनको आप याद रखेंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सेडेराइट, लेमोनाइट। ठीक है, और कौन कौन से चट्टानों में मिलती है, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इन सब में जो अवसादी मतलब इनके जो क्षरण होने के बाद जो अवसादी चट्टानें बनती है उन्हीं में ये चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। बस्तर आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है जो कि आतंक बोल रहा हूँ, माओवादी प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, तो बस्तर में एक आंदोलन आदिवासियों के द्वारा चलाया गया था, तो उस आंदोलन में प्रमुख भूमिका ये जो आंदोलन है ये लगभग 1910 के आसपास चलाया गया था। तो ये आंदोलन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रमुख जो भूमिका थी वो किसकी थी, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, गुंडापुर, ठीक है, जतरा भगत, मंगल पांडे या बिरसा मुंडा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है गुंडापुर जो थे उन्होंने बस्तर आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ आप देख सकते हो कि बस्तर आंदोलन एक आदिवासी नेता जो था गुंडापुर वहाँ पे मैंने लिख दिया था, गुंडाधुर की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, ये बस्तर विद्रोह को
भूमकाल आंदोलन भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे इसको कौन सा आंदोलन कहा जाता है, तो इसे भूमकाल आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, और यह जो आंदोलन है जैसा कि मैंने बताया था कि 1910 के मध्य भारत मतलब कि जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है उसमें ब्रिटिश राज्य के खिलाफ किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे और गुंडा धुर याद रखेंगे, गुंडा धुर। ठीक है, उसके बाद एक आपसे सवाल मैथ्स का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है मैथ्स का सवाल कि प्रत्येक प्रमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है। तो प्रत्येक प्रमेय संख्या होता है वो एक पूर्ण संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको PYQ के रूप में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो आप ये जानते होंगे ये दूध के उत्पादन से संबंधित है, जो ऑपरेशन फ्लड जो कि वर्गीज कुरियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो अमूल कंपनी आप जानते होंगे ना, जो गुजरात में स्थित है, वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, और जो चावल के लिए आप जानते होंगे हरित क्रांति जो है वो चावल से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। श्वेत क्रांति जो दूध के अधिक उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड आप जानते हैं 1970 के आसपास में ये प्रारंभ हुआ था, और जैसा कि मैंने बताया ये वर्गीज कुरियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो वर्गीज कुरियन आप याद रखेंगे और ऑपरेशन फ्लड याद रखें। ठीक है, इसलिए डेयरी फार्मिंग को काफ़ी आगे बढ़ाया और सामूहिक जो डेयरी फार्मिंग है उन पे फोकस किया इन्होंने। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आप याद रखें, एक फैक्ट याद रखें कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान वो कहाँ है, तो वो करनाल में स्थित है। करनाल कहाँ है, तो करनाल हरियाणा में है। तो आप इसे याद रखेंगे इन बातों को। ठीक है, जो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। ठीक है, अमेरिका का जो जैसे भारत में आप देखे होंगे कि स्वतंत्रता संग्राम हुई, उसी तरह से अमेरिका में भी स्वतंत्रता संग्राम हुई। तो उस समय वहाँ के नेता कौन थे। तो आपने ये पढ़ा होगा कि ऑप्शन नंबर डी जो जॉर्ज वाशिंगटन है, उन्हीं के नाम पे जो वाशिंगटन DC है वहाँ की जो कैपिटल है, तो आप वाशिंगटन DC है उन्हीं के नाम पे ये कैपिटल दिया गया है। तो वाशिंगटन DC जो है वाशिंगटन है, उन्होंने ही स्वतंत्रता संग्राम के नेता के रूप में, अमेरिका के जो प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम के नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। ठीक है, अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1775 से 83 के बीच हुआ था, और आगे चलकर 83 में ये जो अमेरिका जो है वो एक फ्री कंट्री बना था। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 75 से 83 तक चला। उसके बाद पेरिस की संधि हुई। आप जानते होंगे कि 1783 में अमेरिका एक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और 4 जुलाई को अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और ये जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम था ये एक वैचारिक और राजनीतिक लड़ाई थी। ठीक है, एक वैचारिक और राजनीतिक क्रांति थी। तो इन बातों को आप याद रखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि कैग जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो ये आसान सा सवाल है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आप जानते होंगे कि 147 से लेकर 151 तक, आर्टिकल 147 से 151 तक कैग का चर्चा की गई है। और जो कैग है ये काफ़ी सारा जो लेखा परीक्षण जो होता है, वो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं उनको परीक्षण इन्हीं के द्वारा किया जाता है, और बाद में इसे संसद के जो संसद है उसमें रखा जाता है और उस पर चर्चाएँ होती हैं। ठीक है, तो कैग काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने कुछ अनुच्छेद आपको बताए थे उन सब पे आप यहाँ से जो ध्यान रखेंगे। और इस जो नियंत्रण लेखा परीक्षक है इसका क्या काम है, तो समस्त वित्तीय प्रणाली पर नज़र रखता है। ठीक है, तथा कार्यपालिका के वित्तीय आदान प्रदान का औचित्य एवं अनौचित्य तय करता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में कौन सा व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा, मतलब भारतीय जो क्षेत्र था भारत में पहुंचा था। तो वो आप जानते होंगे कि 1498 ईस्वी में पहली बार किसने पहुंचा था, तो वो पुर्तगाली पहुंचा था। ठीक है, पुर्तगाली वास्को डी गामा पहली बार पहुंचा था। तो आपको ये याद होगा जमोरिन जो राजा था उसने स्वागत किया था। तो ये आप जानते होंगे केप ऑफ गुड होप होते हुए, मतलब कि जो अफ्रीका का ये जो नीचे का पार्ट है इसके होते हुए वो भारत की ओर बढ़ा था। ये सब बातें आप जानते होंगे। आप जो आने का क्रम है, जो व्यापारी यूरोपीय जो व्यापारी है उनके आने का क्रम आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला कौन है, तो सबसे पहला पुर्तगाली है, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, फ्रांसीसी सबसे
लास्ट में आए और सबसे लास्ट में गए भी, ठीक है। फ्रांसीसी आप जानते होंगे कि गोवा छोड़कर कब गए थे, तो लगभग 1964 के आसपास ये गोवा छोड़कर गए थे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। आपसे सवाल पूछा जाए कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव वो भी एशिया का, वो किस राज्य में स्थित है। वो भारत में अवस्थित है, तो वो मेघालय में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आप जानते हो कि मेघालय अगर यदि ये है तो यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ होती है, गारो, खासी और जयंतिया। तो ये खासी की जो उत्तरी खासी होता है, मतलब पूर्वी जो खासी पहाड़ी है, वहीं पे ये मेघालय में एक गांव स्थित है, ठीक है। उसी को स्वच्छ गांव का दर्जा दिया गया है, जो कि मेघालय में स्थित है। इसका कुछ मान्याम करके कुछ नाम है, ठीक है। तो ये जो इसका जो नाम है गांव का क्या है, तो मावल्यानांग, ठीक है। मावल्यानांग नाम है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। ये खासी हिल्स के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसे 2003 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया के द्वारा एशिया का सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा दिया गया था, और इसे भगवान का बगीचा भी कहा जाता है, ठीक है। भगवान का बगीचा कहा जाता है। यह बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी से मिलकर कौन सा प्रयाग बनता है। आप जानते होंगे कि पंच प्रयाग है उत्तराखंड में। ये जो प्रश्न है, ये हर बार हर एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो आज आपको ये जो 5 पंच प्रयाग है वो आसानी से आपको आज याद करवा दूंगा, और इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, तो वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा आंसर होगा। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी मिलने से बनती है। देखिए ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर है उससे सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये गंगा का आउटफ्लो है, ठीक है। ये गंगा नदी है, ये उसका आउटफ्लो है। तो गंगा नदी जो है वो ऐसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गंगा का जो मतलब गंगा जो निकलती है उत्तराखंड से, तो वहाँ दो नदियाँ हैं। यह देखिए, ये अलकनंदा और धौली गंगा, ये कहाँ मिलती है, तो अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ पे आके मिलती है, तो वो विष्णुप्रयाग में मिलती है, ठीक है। अब एक जो नदी है वो आप ये देख सकते हैं, ब्लू कलर की जो नदी है, जो मैं अब रेड करते जा रहा हूँ इसको, तो ये नदी आप देखिए, ये नदी जो है हमेशा कॉमन है अलकनंदा, ठीक है। तो एक तो अलकनंदा आप याद रखेंगे, उसके बाद कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं उसके बाद हम प्रयाग को डिसाइड करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो है धौली गंगा, तो धौली गंगा मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, तो वो विष्णु प्रयाग बनता है। उसके बाद नंदाकिनी मिलती है, तो यहाँ पे धाव आप याद रख सकते हैं, धाव घाव कुछ भी से आप ट्रिक बनाकर आप इसे याद रख लें। उसके बाद नंदाकिनी है, वो नंद प्रयाग जब आके मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हो नंद प्रयाग मिल रही है, तो वो नंदाकिनी आके नंद प्रयाग मिला ली। उसके बाद जो पिंडार नदी है वो गंगा में आके मिलती है, तो वो मिल के आके यहाँ पे कर्ण प्रयाग बनाती है। और उसके बाद मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी जब आके मिलती है तो वो रुद्र प्रयाग बनाती है। और फाइनली जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है तो वो देव प्रयाग बनाती है। उसके बाद आप यमुना जानते हो कि यमुनोत्री से निकलती है और भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो ये सब चीज़ें आप जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये मैप देखिए, ये गंगा का आउटफ्लो था, जैसा कि आपने देखा था कि ये अलकनंदा है, आप ये देख सकते हो, और ये भागीरथी है। तो और उससे पहले हमने चर्चा कर ली, अब ये यहाँ से मिलकर ये गंगा बन गई। ये जब ये दोनों आपस में मिली, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में, उसके बाद ये नदी गंगा कहलाई। और उसके बाद ये यूपी में फ्लो करते हुए बिहार में फ्लो करती है, और बिहार में फ्लो करते हुए जाके पटना से आती है। उसके बाद झारखंड के जो जिला होता है पश्चिमी सिंहभूम, वहाँ भी ये बहती है। और इसके बाद ये 2 पार्टों में बढ़ जाती है, कभी नदी पढ़ाऊँगा तो इसकी चर्चा कर दूंगा। यहाँ पे एक हुगली में चली जाती है, और एक फिर से भागीरथी कहलाती है, और जाकर वो बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में पद्मा नाम से बांग्लादेश में ये इसे जो पद्मा कहा जाता है। और उसके बाद आके ये इसमें जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो आके इसमें मिलती है। और उसके बाद जो इसका आउटफ्लो है वो अरब सागर बोल रहा हूँ, जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, उसमें ये गिरा देती है अपना जल। तो ये गंगा नदी का आउटफ्लो है। इसमें जो सबसे पहला जो है वो आप देख सकते हैं कि बिहार के, आप ये से याद रखेंगे, बिहार के 12 जो ज़िले हैं उनसे ये गुजरती है। और सबसे जो बड़ा है वो पटना है। ये बीपीएससी में पूछा गया था, तो आप इसे याद रखेंगे।
आप वही चीज़ों को देख सकते हैं, मैंने मैप में जैसे समझाया था। उनके बाद आप देख सकते हैं कि विष्णु प्रयाग कहाँ कहाँ है, तो सब में अलकनंदा कॉमन आपको मिलेगी, ठीक है। अलकनंदा, 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 अलकनंदा और अलकनंदा। आपको बस एक नदी का याद रखना है कि विष्णु प्रयाग कौन सी है, तो धौलीगंगा। मतलब कुछ भी करके आप याद रखें, घाव से याद रख लें, धाव से याद रखें, वाद से याद रख लें। मेरे घाव से आप याद रख सकते हैं आसानी से, घाव, ठीक है। उसके बाद नंदाकिनी, न दोनों जना आता है, तो आप इससे याद रख सकते हैं नंदाकिनी से नंद प्रयाग। उसके बाद पिंडारी से आप तो याद होगा कि कर्ण, ठीक है। कर्ण दान करते थे काफ़ी, तो पिंड दान आप गया में जानते होंगे, तो इस तरह से आप जोड़ के याद रख सकते हो कि पिंडार नदी से कर्ण प्रयाग बनता है। उसके बाद जो मंदाकिनी नदी आया, मंदाकिनी से कौन सी बनता है, रुद्र प्रयाग। इसमें आप रूम याद रख सकते हो, रूम आपको आसानी से याद रहेगा, रूम या मरु या कुछ भी आप याद रख लो जो आसानी हो। मैंने तो रूम से याद किया है, ठीक है। उसके बाद देव प्रयाग तो कोई नहीं भूल सकता, भागीरथी और अलकनंदा नदी को मिलने से बनती है। और फाइनली इसके बाद ये गंगा कहलाती है, और यूपी में मतलब कि 5 स्टेट में फ्लो करती है, ये भी आप याद रखेंगे। और झारखंड में भी ये फ्लो करती है, ठीक है, गंगा नदी। जो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है वो है कि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष ज्ञात करिए, ठीक है। हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो इस ऐसे जब भी आपको प्रश्न मिले तो उसको आप ऐसा सॉल्व करेंगे कि 2 वर्षों में 25/16 गुना हो जाती है, ठीक है। 25/16 गुना हो जाती है, मतलब पहले कोई धन यदि 16 थी, मतलब प्रिंसिपल यदि पहले 16 था, मूलधन पहले 16 था, तो वो 2 वर्षों में 25 हो जाती है। 25 के क्या होगा, तो 25 अमाउंट होगा, ठीक है, जिसको मिश्रधन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आप देख लिए उसकी, ये कितने वर्षों में है, तो ये 2 वर्षों में है, तो हमको 1 वर्ष का चाहिए। तो 1 वर्ष के लिए आप यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये यहाँ पे आपको वर्गमूल लिखना होगा। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा आपको, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद ये 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। CI कितना आया, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 1। मान लिया कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 1 आया, ठीक है। और हमारा मूलधन क्या है, तो मान लिया कि हमारा मूलधन 4 है, तो मूलधन हमारा 4 है, तो 1 का ब्याज मिला 4 पे, तो 100 पे कितना मिला, आप इस तरह से कर सकते हो। तो 4 से 25 टाइम्स में कट जाएगा, तो जो रेट है वो कितना आ जाएगा, 25%। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं आई है तो एक बार वीडियो को और देख लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और ऐसे सवालों को आप इसी तरह से करेंगे तो आसानी से हल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आज 20 प्रश्न फिर से देख लिए, और आगे वीडियो आएंगे उसमें हम 40 जो प्रश्न है 40 तक हम लोग देख लिया है, और 40 से 60 का आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है जिस कारण से हमें वीडियोस छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमसे जुड़ सके और हमारा कंटेंट का लाभ ले सकें और अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकें। और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशंस मिलेगा। तो आप ज़रूर ज़्यादा जो लोगों हैं आपके अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर जरूर करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।